वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 मेजरमेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हमारा टोटल आउटले मेथड, जिसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, कुल व्यय विधि। सेकंड है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक विधि भी कहा जाता है, या फिर इसको दूसरे हम प्रोपोर्शनेट या फ्लक्स मेथड, या इसको मैथमेटिकल मेथड और परसेंटेज मेथड के नाम से भी बुलाया जाता है। थर्ड मेथड है हमारा पॉइंट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं हम। इसके साथ साथ इसको ग्राफिक मेथड भी कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ज्यामितिक विधि, ग्राफिक विधि या फिर बिंदु विधि। फोर्थ मेथड है हमारा अर्क मेथड। फिफ्थ मेथड है हमारा रिवेन्यू मेथड, आगम विधि। अगर हम बात करते हैं अपने करिकुलम 12th के करिकुलम के अकॉर्डिंग, हम 3 मेथड के यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजरमेंट करने के लिए 3 मेथड की स्टडी करेंगे, बट हायर लेवल पर अर्क मेथड और रिवेन्यू मेथड की स्टडी की जाती है। हम इसमें टोटल 5 मेथड स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको कहा जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? सबसे पहली बात है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाउंडेड किसने किया था? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको प्रोपाउंडेड किया था। Evolved the expenditure method to measure the elasticity of demand. For measure the elasticity of demand, it is necessary to know how much and in what direction the expenditure change with change in the prices of the goods. जो हमारी कुल व्यय विधि है वो हमें क्या बताती है? वो मेजरमेंट करती है, मांग की लोच को मेजरमेंट करती है और मापती है। और इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में और कितना चेंजेस हो रहा है। तो हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने वाले हैं, हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन द एक्सपेंडिचर चेंज विद चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो किस डायरेक्शन में चेंज होता है प्राइसेस के चेंज होने से। टोटल आउटले को किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है? प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, पी को बोलते हैं प्राइस, क्यू का मतलब है क्वांटिटी, कीमत, मल्टीप्लाई में मात्रा, डिमांड की मात्रा। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या टोटली मेजर करने वाले हैं? यहाँ पर हम प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बेस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको क्या बोलते हैं, कुल व्यय विधि भी कहा जाता है। अगर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम टेबल को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया? पी प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। हम क्या देखते हैं कि प्राइस हमारे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारी क्वांटिटी, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होती है हमारी, जैसे जैसे प्राइस हमारी क्या हो रही है, कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्योंकि प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे मांग की मात्रा क्या होती है हमारी? कम। जब प्राइस 1 रुपीज़ थे तो हम डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, 10 9 8 7 6 5 3 2 1। और यहाँ पे हमने अभी देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को ही टोटल आउटले मेथड कहा जाता है। यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल आउटले को? प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, 1 मल्टीप्लाई में 10 10, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24 एंड सो ऑन। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर निकल कर आए 10 18 24 28 30 30 28 24 18 एंड 10। अब हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या दिखता है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। जब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस हमारे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4, वैसे वैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है 10 18 24 28। हो तो इंक्रीज रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके बीच का हम डिफरेंस देखें तो 8 का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 4 का। तो जैसे जैसे हमारे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4 5, सिर्फ इस लेवल तक 4 तक, वैसे वैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर हम उल्टा देखें, रिवर्स 4 3 2 1, जैसे जैसे हमारे प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 28 से 24 24 से 18 18 से 10। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं तो एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? डिक्रीज। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि प्राइस के बीच और एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसा है हमारा? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और जब हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है तो उस केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन
वन होती है किस केस में, जब रिलेशनशिप प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारी जो कुल व्यय वो भी बढ़ता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो कुल व्यय भी क्या होता है, हमारा घटता है। तो प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप कैसा है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस कीमतें हमारी बढ़ती हैं वैसे वैसे कुल व्यय भी बढ़ता है, जब कीमतें कम होती है तो कुल व्यय भी घटता है। तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, मांग की लोच इकाई से कम लोचदार या बिलोचदार होती है, जिसको क्या बोला जाता है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, जब यहाँ पे हमारे प्राइस 5 थे और 5 से कितने हो गए 6, जब प्राइस 5 से 6 हो गया, जब हमने प्राइस की मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंडिचर के साथ मल्टीप्लाई की क्वांटिटी के साथ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या कैलकुलेट हुआ, निकल कर आया हमारा 5 मल्टीप्लाई में 630। देखो प्राइस किसी कॉमोडिटी के 5 रुपीज़ है और आप उसकी 6 क्वांटिटी को परचेज करो, 6 क्वांटिटी, तो टोटल खर्चा कितना हुआ आपका, 5 6 जा 30। जब 6 रुपीज़ प्राइस होगी और आपने 5 यूनिट्स परचेज किए हैं तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 30 यूनिट्स का। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपके प्राइस 5 से 6 हुए या आपके प्राइस 6 से, आप रिवर्स देखो वाइस वर्सा, 6 से 5 हुए लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। 5 रुपीज़ जब प्राइस है तब भी एक्सपेंडिचर हमारा 30 था, जब हमारे प्राइस 6 रुपीज़ होगी, कीमतें जब थी तब 6 रुपीज़ होगी, तब भी हमारा कुल व्यय कितना है, 30 है। तो इस केस को क्या बोला जाता है, हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, जब आपकी कीमतें बढ़ें या कम हो, कुल व्यय में अगर कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कुल व्यय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसको क्या बोला जाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इकाई के बराबर लोचदार मांग बोला जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होती है आपकी, इक्वल टू 1, जब प्राइस आपके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर आपका रिमेन्स क्या रहता है, सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इस केस में आपका प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन लेस देन यूनिटरी के केस में रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जैसे जैसे प्राइस कम होते हैं आपके एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, कम होता है। उसके बाद थर्ड केस की अगर हम स्टडी करें, जब आपके प्राइस 7 से 8 से 9, 9 से 10 हो गए, वैसे वैसे आपका खर्चा देखो 7 8 9 10, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है 28 24 18 10, 18 10, जैसे जैसे आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप इसका वाइस वर्सा देखो 10 9 8 7, जैसे जैसे आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे आपका खर्चा इंक्रीज हो रहा है, 10 से 18 से 24 24 से 28। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जैसे जैसे आपकी प्राइस कीमतें बढ़ती हैं एक्सपेंडिचर कम होते हैं, जब कीमतें कम होती हैं तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपका बढ़ता है। तो इस केस में प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब क्या होता है आपकी, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि वस्तु की कीमत क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, 7 से 8 8 से 9 9 से 10, यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय क्या होता है आपका, कम होता है। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो कुल व्यय क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो इस केस को बोलते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मांग की लोच इकाई से अधिक या फिर लोचदार मांग बोला जाता है। इस केस में आपका प्राइस के बीच और कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लेस देन यूनिटरी के केस में आपका रिलेशनशिप प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। जब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं तो रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, डायग्राम को स्टडी करेंगे। जो हमने ऊपर शेड्यूल देखा, इसी टेबल के बेस पे हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ आउट किया। यहाँ पे ओ एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेंगे, ओ एक्सिस पे हम प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जब हमने ऊपर देखा था जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था वो मैक्सिमम कितना है, 30। तो आपको इस तरह से डिफरेंस लेना है ओ एक्सिस पर कि आपको प्रॉपर आ जाए। 5 10 15 20 25 30 का डिफरेंस लिया, और ओ एक्सिस पे हमने डिफरेंस कैसे लिया है, 2 4 6 8 और 10 का डिफरेंस लिया। जब प्राइस क्या थे, जब प्राइस 1 रुपीज़ थे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 10। जब प्राइस 1 रुपीज़ थे तो एक्सपेंडिचर कितना था, 10 था। तो जब आप डायग्राम को ड्रॉ करोगे ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। ये कौन सी लाइन शो आउट करती है, जब आपके प्राइस क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, 1 2 3 4, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा था, डिक्रीज। जब आपके प्राइस कम होंगे तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रॉ आउट होगा। तो इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1।
लेकिन जब आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं, 5 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 हो गया, लेकिन एक्सपेंडिचर आपका क्या था, कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं हमारे डिक्रीज। जब प्राइस आपके डिक्रीज होंगे तो एक्सपेंडिचर क्या होंगे आपके इंक्रीज होंगे। एक्सपेंडिचर देखो इंक्रीज होंगे, यहाँ से 10 से 15 से 20 से 25 इस तरफ जाएंगे ना। जब प्राइस आपके डिक्रीज होंगे 10 9 8 7 नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका बढ़ेगा, कुल व्यय क्या होगा बढ़ेगा। तो जब आप इस डायग्राम को शेड्यूल के बेस पे ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आपका कुछ डायग्राम निकल कर आएगा। इसको क्या बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। अब एक्सप्लेनेशन है शेड्यूल और डायग्राम के बेस पे। व्हेन राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी नो चेंजेस इनकर्ड इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब आपके प्राइस बढ़े या कम हो, कीमतों में वृद्धि हो या कम हो, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर के केस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। व्हेन प्राइस राइज इन द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। जब कीमतें में वृद्धि होती है तो आपका कुल व्यय क्या होता है, कम होता है। प्राइस फॉल द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। जब कीमतों में कमी होती है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो इस केस में ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। और जब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, तो यहाँ पे प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अंडर द लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड प्राइस राइज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो खर्चा भी बढ़ता है, और जब प्राइस कम होते हैं तो हमारा कुल व्यय क्या होता है, कम होता है। तो इस केस में हम टोटल एक्सपेंडिचर के बीच और प्राइस के बीच रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।